तो आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति के क्या रीज़न थे, किस वजह से वो क्रांति हुई, इतने बड़े विद्रोह का क्या कारण रहा। और दूसरी बात हम यहाँ पढ़ेंगे कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे, कौन कौन से राजा उस टाइम पर तैनात थे। वही सब बातें जो कि हमें 1857 की क्रांति कंप्लीटली पढ़ने के पहले जो हमें पता होनी चाहिए या जो हमें याद होनी चाहिए, और जनरली एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे जिस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 के टाइम पर कोटा का पीए कौन था, तो इस तरह से क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो हम यहाँ पर वही सब बातों की बात करेंगे। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल ये थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। करते हैं कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। देखिए, 1757 में सबसे पहले प्लासी का युद्ध होता है और अंग्रेजी शासन की हमारे इंडिया के अंदर स्थापना होती है। ठीक है, अब 1757 से लेकर 1857 के बीच ऐसा क्या होता है कि हमारी जनता विद्रोह कर देती है, हमारे सैनिक विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो नीतियाँ अपनाई जा रही थी वो हमारे यहाँ के लोगों के अगेंस्ट थी। उस बीच कई सारे ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से जनता का विद्रोह स्टार्ट हुआ। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारण की। राजनीतिक कारण के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं डलहौजी की। ठीक है, डलहौजी ने एक साम्राज्यवादी नीति अपनाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये दो रूल ले आए। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि सारी रियासतों को बोल दिया कि जहाँ पर भी शासन अच्छा नहीं चल रहा होगा उस राज्य को हम हमारे अधीन ले लेंगे। ठीक है, तो ये लोग झूठ माठ ही ऐसे बोला करते थे कि आपका राज्य का राजपाट सही नहीं चल रहा, राजा को हटाओ और आज से ये राज्य हमारे अधीन है। तो इस तरह से इन्होंने कई सारे राज्य हड़प लिए। ठीक है, तो वहाँ के राजा और वहाँ की जनता इससे दुखी हो गई। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये एक और रूल लेकर आए। ठीक है, इन्होंने बोला पहले क्या होता था कि अगर किसी राजा को पुत्र नहीं होता था या उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो राजा क्या करता था, कोई पुत्र गोद ले लिया करता था। ठीक है, और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। तो इस तरह से इनका राजपाट कंटिन्यू होता रहता था। तो डलहौजी ने क्या किया, एक और वो रूल लेकर आते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद कोई भी पुत्र गोद लेने की प्रथा जो है वो खत्म कर दी जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ की जनता में और आक्रोश पैदा होने लग जाता है कि अगर पुत्र गोद नहीं लिया जाएगा तो राजा का वो राजपाट खत्म हो जाएगा और ये लोग क्या करेंगे, उसको राजा को हटाकर उस राज्य को भी अपने अधीन ले लेंगे। तो इस तरह से जनता में आक्रोश स्टार्ट होने लगा। इन्होंने धीरे धीरे एक ऐसी राजनीति खेली और जिसकी वजह से हमारे जो छोटी छोटी रियासतें थी इन्होंने अपने अंडर में लेना स्टार्ट कर दी। अभी बात की जाती है प्रशासनिक कारण की। देखिए, प्रशासनिक कारण की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो थी भेदभाव की। ठीक है, जो भी इंडियंस थे उनको अच्छी पोस्ट नहीं दी जाती थी, अच्छी पोस्ट पर ये खुद होते थे। ठीक है, और जो इंडियंस होते थे उनको या तो ये सैनिक बना दिया करते थे। ठीक है, और युद्ध होता था तो उन सैनिकों को भेजा करते थे लड़ने के लिए। तो जो जितने भी इंडियंस थे या जितने भी ये सैनिक थे इनके अंदर एक आक्रोश पैदा होने लगा। इन्होंने इन पर कभी विश्वास नहीं दिखाया। ठीक है, यानी कि जब ये काबिल भी होते थे किसी पोस्ट के या किसी जॉब के तो भी इनको वो जॉब नहीं दी जाती थी। बात की जाए धार्मिक कारण की तो उस टाइम पर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अपने धर्म ईसाई धर्म को बहुत प्रचार किया। ठीक है, इन्होंने लोगों को मजबूर किया अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने को, और इन्होंने स्कूल्स में और हर जगह वहाँ पर उस टाइम पर सिर्फ ईसाई धर्म का ही प्रचार प्रसार किया और इस्लाम और जो हिंदू धर्म था उसकी ये आलोचना किया करते थे, जिसकी वजह से जो हमारी जनता थी, जो कि हमारे धार्मिक लोग थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश पैदा होने लगा। देखिए, शुरुआत में परिवर्तन एक्सेप्ट कर पाना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है और वही हमारी जनता के साथ उस समय पर 1857 के समय हो रहा था। कोई भी नया रूल आता था तो उसे वहाँ हमारे यहाँ की जनता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इसी तरह सबसे पहले वहाँ पर एक रूल आता है, वो होता है सती प्रथा निषेध रूल। ठीक है, अंग्रेज जब ये सती प्रथा निषेध रूल लेकर आते हैं तो जो भारतीय जनता है, ये भारतीय धार्मिक जो लोग होते हैं, उनमें एक आक्रोश फैलने लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए, उस समय की जनता या उस समय के लोगों के ये थॉट थे, वो लोग सती को होना एक पुण्य की बात माना करते थे या सती को पूजा करते थे। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि हाँ, सती प्रथा एक बहुत ही बेकार प्रथा थी जो कि समय रहते ख़त्म हो गई, ये अच्छी बात है। और आज हम इस चीज़ का हम भी विरोध करते हैं कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस समय के लोगों के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। ये उनके धर्म के विरुद्ध जा रहा था, जो कि लोगों को नाखुश किया जा रहा था। इस वजह से वहाँ की जनता के अंदर आक्रोश धीरे धीरे बढ़ने लगा था।
के बाद बात करते हैं किसानों की बुरी स्थिति की। देखिए हमारे राजस्थान में या हमारे इंडिया के अंदर किसानों की बहुत ही बुरी स्थिति हो गई थी, और ये बुरी स्थिति होने का एक सबसे बड़ा कारण था जमींदार की एक पोस्ट हुआ करती थी। वो क्या करते थे, किसानों पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के कर लगा दिया करते थे। उन पर ऐसे ऐसे कर लगाए जाते थे जिसकी वजह से उनकी पूरी ज़मीन ही जमींदारों के यहाँ पर गिरवी रह जाती थी। देखिए हमारा देश क्या है, कृषि कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर मौसम की स्थिति के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। अगर मौसम सही नहीं रहा तो फसल नहीं होती थी, और फसल नहीं होती थी तो किसान कर नहीं चुका पाता था, और अगर कर नहीं चुका पाता था तो वहाँ का जमींदार उसकी ज़मीन हड़प लिया करता था। तो इस तरह वहाँ पर किसानों की स्थिति बहुत ही बुरी होती जा रही थी, जिसकी वजह से किसानों में एक आक्रोश सा बन गया था, और वो लोग इस जमींदार के अगेंस्ट खड़े होने लगे थे। इसके बाद बात करते हैं सैनिक कारण की। देखिए इस सैनिक कारण को हम बोल सकते हैं कि ये 1857 की क्रांति का मुख्य कारण भी हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो है सैनिकों ने ही विद्रोह स्टार्ट किया था। ठीक है, उस समय क्या होता था कि जो सैनिक थे उनके पास एक गन हुआ करती थी, वो थी ब्राउन बेस। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इस ब्राउन बेस गन को चेंज कर दिया और उसकी जगह पर ये एनफील्ड राइफल ले आए। अब इस एनफील्ड राइफल के अंदर क्या होता था कि कारतूस भरने पड़ते थे, और वो जो कारतूस होते थे उनके ऊपर क्या होता था कि गाय और सूअर की चर्बी लिपटी होती थी। अब जब कारतूस हमें एनफील्ड राइफल के अंदर डालना है तो उसके लिए सबसे पहले उस चर्बी को अपने मुंह से छिलना होता था। तो इस वजह से सैनिक इस चीज़ को करना नहीं चाहते थे, वो गाय और सूअर की चर्बी को अपने मुंह से नहीं लगाना चाहते थे। इस वजह से सबसे पहले यहाँ पर सैनिकों में विद्रोह स्टार्ट होता है। इसी कारण से बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में सबसे पहले मंगल पांडे इस घटना का विरोध करते हैं, या जो चर्बी लगे हुए कारतूस थे इनका विरोध करते हैं। इसकी वजह से मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। अब इन सबसे आक्रोशित होकर 10 मई को 1857 यूपी की मेरठ छावनी के अंदर भी क्रांतिकारी विद्रोह करते हैं। विद्रोह में ये लोग जो प्रतीक रखते हैं वो होता है रोटी और कमल का फूल, और जो नेता बनाते हैं वो उस समय के जो मुगल और अंतिम शासक थे वो थे बहादुर शाह जफर, जो कि काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। उस टाइम पर ही वो 80 साल के थे। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। देखिए 1857 में हमारे राजस्थान की क्या स्थिति थी उस टाइम की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए उस टाइम पर क्या था, राजस्थान में 2 सेंटर हुआ करते थे अंग्रेजों के। पहला तो था जो कि 1832 में बनाया गया था, राजपुताना रेजिडेंसी, जो कि अजमेर में था। ठीक है, यहाँ पर ये लोग सर्दी में रहा करते थे, और गर्मी में ये लोग माउंट आबू चले जाया करते थे। माउंट आबू में इन्होंने 1834 में ऑफिस बनाया था। ठीक है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में टोटल 6 छावनियाँ भी थी, सैनिक छावनियाँ थीं। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं नसीराबाद की, जो कि अजमेर में था। ठीक है, उसके पास ही ब्यावर था, ये नसीराबाद था, ये ब्यावर था। उसके बाद हम बात करते हैं एरिनपुर, जो कि पाली में था। उसके बाद हम बात करते हैं खेरवाड़ा, जो कि उदयपुर में था। ठीक है, देवली जो कि टोंक में था, और जो और उसके बाद नीमच जो था एमपी में था। उस समय ये एमपी में था, मतलब उस समय तो ये राजपूताना रेजिडेंसी के अंदर ही था, पर वर्तमान में ये एमपी में स्थित है। अब बात करते हैं वहाँ की छावनियाँ, वहाँ के मुख्यालय और रेजिमेंट की। देखिए सबसे पहले बात करते हैं नसीराबाद की। तो नसीराबाद का जो मुख्यालय था वो था अजमेर, और यहाँ पर जो रेजिमेंट तैनात थी वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसको पश्चिम बंगाल से लाया गया था, बुलाया गया था। इसके बाद था नीमच। नीमच जो था इसका मुख्यालय था ग्वालियर, और ये था मालवा, मेवाड़ और राजपूत रेजिडेंसी के लोग, मतलब रेजिमेंट यहाँ पर तैनात थे। उसके बाद थर्ड था एरिनपुर, जो कि जहाँ का मुख्यालय था पाली में, और यहाँ पर क्या था, जोधपुर लीजियन जो थी वो यहाँ पर तैनात थी। उसके बाद था देवली। देवली जो है टॉप में है, और यहाँ पर कोटा रेजिमेंट जो थी वो देवली में तैनात थी। उसके बाद आता है ब्यावर। ब्यावर अजमेर में स्थित था, और यहाँ पर मेर रेजिमेंट तैनात थी। और उसके बाद था खेरवाड़ा, जो कि उदयपुर में स्थित है, वहाँ पर भील रेजिमेंट तैनात थी। देखिए हम लोग 1857 के विद्रोह की अगर बात करते हैं तो जो ब्यावर और खेरवाड़ा जो हमारी छावनियाँ थी, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं होता है। ठीक है, यहाँ के सैनिक इसलिए विद्रोह नहीं करते क्योंकि उस समय पर जो वहाँ पर जो रेजिमेंट तैनात थी वो थी मेर और भील जनजाति। ये उस समय पर इन्हें कारतूस, वो जो मांस वाले कारतूस थे उनसे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से ब्यावर और खेरवाड़ा में किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ, या किसी प्रकार का सैनिक विद्रोह नहीं हुआ। अभी बात करते हैं रियासत
और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट और शासक की। देखिए हर एक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था जो कि एजीजी के अंडर काम किया करता था, और हम वहीं पर उस रियासत का एक शासक भी हुआ करता था। ठीक है, हमारे 1857 की क्रांति के विफल होने का मुख्य कारण भी हम ये मान सकते हैं कि जो शासक थे, इन्होंने क्या था कि जो उस समय के जो सैनिक थे, जो विद्रोह कर रहे थे, जो विद्रोह करने वाली जो जनता थी, उनका इन्होंने साथ नहीं दिया था। इस वजह से वहाँ के जो सैनिक थे और वहाँ की जो आर्मी के लोग थे या जो जनता विद्रोह कर रही है, उन लोगों में एक अविश्वास सा बन गया था। इस वजह से भी हमारी जो 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कोटा रियासत की। तो कोटा रियासत में मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे और शासक वहाँ के थे राम सिंह द्वितीय। ये राम सिंह द्वितीय थे। ठीक है, हम कोटा रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट को ये ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोट के बटन, या कह सकते हैं कोट के बर्टन। कोट से हो जाएगा कोटा और बटन से हो जाएगा बटन। उसके बाद बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेक मेसन। ठीक है, और वहाँ का शासक हुआ करता था तख्त सिंह। ठीक है, तो इस तरह से हर एक जो रियासत थी वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट तैनात थे। वहीं भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मॉरिशन, और वहाँ का जो शासक था वो था जसवंत सिंह। वहीं बात करें जयपुर की, तो जयपुर में थे ईडन, और जयपुर का जो जयगढ़ किला है वो भी ईगल नाम की पहाड़ी पर स्थित है। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं, ईगल और ईडन से हम याद रख सकते हैं, ये दोनों ही जयपुर से संबंधित है। और वहाँ का शासक था स्वरूप सिंह, ये भी स्वरूप सिंह सेकंड था। ठीक है, उसके बाद बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था शावर्स, और वहाँ के शासक थे राम सिंह द्वितीय। और सिरोही जो थे, सिरोही रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था जेडी हॉल, और शासक था शिव सिंह। हम याद रख सकते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने माउंट आबू के अंदर जाकर वो अपनी जो ग्रीष्मकालीन ऑफिस जो था उन्होंने वहाँ पर बना रखा था माउंट आबू के अंदर। तो हम याद रख सकते हैं कि वहाँ पर एक इन्होंने बड़ा सा हॉल बनाया था और उसमें शिव जी की मूर्ति स्थापित की थी। तो वो बड़े से हॉल से तो हम याद रखेंगे कि वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल, और जो शासक था वो था शिव सिंह।